ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों की जो समस्या है फॉर्म भरने में आ रही है बहुत सारी, और जितने मैसेज कॉल आ रहे हैं उसको लेकर मुझे फिर से आना पड़ा और बताना पड़ रहा है कि फॉर्म किस तरह से भरने हैं। नाम में बहुत सारी मिस्टेक है, फादर्स नेम में गलती है, मदर्स नेम में गलती है, एड्रेस चेंज हो गया है। जिन शादीशुदा महिलाएं हैं क्या उनके रेसिडेंशियल एड्रेस या फिर नॉन क्रीमिलेयर EWS कहाँ से सर्टिफिकेट बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कास्ट अगर मायके से बनता है तो रेजिडेंशियल किसी ने अपने ससुराल से बना रखा है या बनवाया है या बनाने के प्रोसेस में है। सर्टिफिकेट जो है उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, रिसेंट कब माना जाएगा, कितने साल पुराने तक सर्टिफिकेट वैलिड हो सकता है। फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती हो जाए तो उस मिस्टेक को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, तमाम जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। और लास्ट में कि आप कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े वो भी आपको बताएंगे। तो इतने बहुत सारे तमाम बिंदु हैं और आपके कमेंट्स के साथ ही हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के साथ ही जो भी इश्यूज आएंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। तो चलते हैं हम स्लाइड के हिसाब से कि फॉर्म को फिलअप करने हैं, और जो भी आपके मन में दुविधा होगी जहाँ भी, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे आपको फिलअप करनी है। तो आप सबसे पहले एक डेमो फॉर्म है जो कि मैंने PDF में उसको निकाला है, स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। पहला जो कॉलम इसमें आप देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, तो जब तक ये स्लाइड आता है PDF का, तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरना बहुत केयरफुली है। साथ में सर्टिफिकेट, कई सारे सर्टिफिकेट हो सकते हैं कि आपके पास नहीं भी हो। सर्टिफिकेट प्रोविजनल हो या ओरिजिनल नहीं है। कई बार होता है कि प्रोविजनल आपके पास है, ओरिजिनल नहीं पहुँचे हैं, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट में नाम में मिस्टेक है, मार्कशीट वाले में फादर्स नेम और मदर्स नेम ठीक है लेकिन बाकी जगह हो सकता है कि नहीं ठीक हो। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो फर्स्ट नेम देखिए, आपको जो नाम है, मुझे लगता है नाम जो है वो इंटर करना है, जिसमें कि इंटर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसमें कई बार प्रॉब्लम यह हो रहा है कि कई लोगों को लगता है कि किसी का नाम राम है और सीधे उसका नाम है राम सिंह, तो वो लास्ट नेम में सीधे जो है वो सिंह लिखेगा, बीच का जो एरिया है उसको खाली रखेगा। अगर कुमार है, राम कुमार सिंह, कुमार आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको राम सिंह तक ही जाना है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम सिंगल डिजिट का होता है, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे अरविंद हो और ना ही उसका सरनेम हो ना कुछ है, तो केवल सिंगल आपको अरविंद लिख देना है यहाँ पे, और मिडिल और लास्ट नेम जो है वहाँ पे आपका नहीं आएगा। देखते हैं कि आगे जो फादर और मदर नेम है उसको भी हम आगे देख लेते हैं कि फादर और मदर नेम में क्या करना है आप लोगों को। देखिए, फादर नेम में आपको सिंगल एक आपको बता दिया गया इंटर फादर्स नेम, आप यह देख रहे हैं, इंटर फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यदि मैरिड है। देखिए, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और एक आप देख लेंगे मदर्स नेम, तीनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है मैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कई ऐसे लोग हैं जिनके फादर्स नेम में मिस्टेक है, या कोई लेटर्स छूट गए हैं, या कई बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूटी में है। जैसे मान लेते हैं कि फादर्स नेम राम कुमार यादव, सपोज डेट ये आपका नाम हुआ फादर्स नेम। आपकी दुविधा यह है कि आपका जो है सर्टिफिकेट में ये ऐसे जनरली आप देखते हैं तो वहाँ पर आप लिख रहे हैं राम स्पेस कुमार और स्पेस यादव, लेकिन सर्टिफिकेट में क्या हुआ है कि राम और
कुमार के बीच का स्पेस जो है आपका हट गया है, या आपके सर्टिफिकेट में मैट्रिकुलेशन यानी बोर्ड में ऐसा है और बीएड वाले में अलग अलग है, या बीएड वाले में सट गए हैं, या आपका टेट सर्टिफिकेट सीटेट या स्टेट किया है उसमें आपका ये दोनों स्पेस हट गया है, और बाकी सर्टिफिकेट में जो है वो अलग अलग है, स्पेस के साथ है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाम के बीच में अगर स्पेस हट जाता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप भूल जाइए। जो आपका बोर्ड में लिखा हुआ है जो स्पेस है तो ठीक है, स्पेस नहीं है तो नो प्रॉब्लम। बट यह हमेशा याद रखे कि जो आपका 10th बोर्ड में जो आपका नाम है, आपके फादर्स नेम है या मदर्स नेम है, उसमें जो लिखा गया है वही फाइनल है। अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि विवाहित महिलाएं होती है जिनका नाम सपोज दैट कि सीता है, उनका नाम सीता कुमारी है, बट जब आप देखेंगे मैरिज के बाद उनका नाम जो है वो सीता देवी हो जाता है, या कई बार लोग कर लेते हैं, या उनकी शादी किसी से हुई है, मान लेते हैं कि राम जी से शादी हो गई सीता की, तो राम सीता पहले नाम हो गया राम सिंह, ऐसा करके हो सकता है, यानी कि हस्बैंड के नाम के साथ भी उनका ऐड हो जाता है। तो क्या बोर्ड में अगर उनका नाम सीता कुमारी है और हस्बैंड के नाम के साथ उनका ऐड हो गया है तो क्या होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि बोर्ड में जो सीता कुमारी है यही आपका सही नाम है और यही चलेगा। बाद में हो सकता है कि सीता कुमारी नाम से आपने 10+2 नहीं किया होगा, या ग्रेजुएशन में आपने सीता देवी कर दिया, या टेट सर्टिफिकेट में सीता देवी है, डीएलएड में बीएड में सीता देवी है, लेकिन यहाँ पे सीता कुमारी है। या कई बार ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका नाम में हो सकता है कि आप देखेंगे कि ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहा हो, कि हो सकता है कि आपने बोर्ड में रख दिया होगा राजकुमार और बाद में देखा कि फादर का नाम है और 10+2 में लिख दिया राजकुमार सिंह, आधार कार्ड बनाया राजकुमार सिंह, लेकिन वहां पे जाके पता चल रहा है कि आपने बोर्ड में तो राजकुमार रखा था। देखिए एक बात याद रखेंगे कि जो बोर्ड में 10th बोर्ड में जो है नाम, भले वो मिस्टेक हो, एक लेटर छूट गया हो फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या आपके नाम में, तो यह मान के चलना है कि जो बोर्ड में है वही फाइनल है। उसके बाद अगर आपने किसी भी लेवल पे नाम चेंज करवाया हो या चेंज हुआ हो कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह में, तो वह मान नहीं है। तो फिर ऐसे में करे तो क्या करे? वैसे में आपको जो बोर्ड में नेम, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखा गया है वही फाइनल होगा। लेकिन यदि बोर्ड में आपका एड्रेस कोई जिला हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, लेकिन अभी इंटर में या फिर 10+2 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका एड्रेस पटना का हो जाता है, तो क्या करेंगे? नहीं, एड्रेस के चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको यह देखना है कि जो बोर्ड में लिखा गया है वही फाइनल है। अब ये कई बार होता है कि चलिए बोर्ड में तो सही है, बोर्ड में जो भी नाम है, अपना नाम भी सही है, फादर्स नेम भी, मदर्स नेम भी ठीक है, लेकिन बाद में जो एग्जाम्स हुए, जो भी आपने एग्जाम दिया 10+2 का, शैक्षणिक पर शैक्षणिक दोनों भी सर्टिफिकेट में, वहाँ पे नाम में मिस्टेक हो गया, लेटर्स घट गए, कोई लेटर बीच में से निकल गया। जैसे मान लेते हैं कि सतीश कुमार है, SATEESH सतीश, लेकिन सतीश के जगह SATESH लिखा गया, डबल ई के जगह एक ई जो है सो गायब हो गया, मान लीजिए ग्रेजुएशन में या टेट में कोई भी सर्टिफिकेट में, लेकिन ओरिजिनली आप देख रहे हैं कि बोर्ड में आपका नाम सतीश है, SATEESH, या SATISH है बोर्ड में, बाद के समय में क्या हो गया SATEESH हो गया। क्या करें? तो जो बोर्ड में था SATISH वही सही होगा, लेकिन बाद के समय में अगर कोई लेटर्स गायब हो गए हैं तो बोर्ड वाला मान होगा। और साथ में अगर लेकिन ये मानना जरूरी है कि आपका नाम सही हो या गलत हो, बोर्ड जो है फाइनल है। बीच में जो भी पीरियड में, चाहे आधार में हो, पैन में हो, जहां भी चेंज करवा ले या ड्राइविंग लाइसेंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोर्ड है फाइनल है। कई बार आपने बोर्ड में चेंज करवाया कि भाई मेरा नाम तो गलत हो गया है, रजिस्ट्रेशन में तो ऐसा था, चेंज नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दूसरा, कहीं भी अगर आपने सर्टिफिकेट को करेक्ट करवाया, करेक्ट होकर फाइनली नहीं आया है, तो जो पहले से नाम है वही फाइनल आपका माना जाएगा। कभी भी रिसेंटली जो दिया गया है उसको
नहीं माना जाएगा। बीच में अगर स्पेस में भी अगर नाम में गलती है कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम में अब आ जाते हैं कि फादर्स नेम जो है वो बोर्ड में अच्छा है, मैंने 10th बोर्ड में मदर्स और फादर्स नेम ठीक है। बाद में है कि यादव की जगह राय आ गया, यादव की जगह राय आ गया, तो भी जो है एक इशू आपके सामने आ सकता है। देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे कि राम पुकार यादव, लेकिन ये आपका है। बाद में क्या हुआ कि ये नाम हो गया राम पुकार राय, राय हो गया या रॉय हो गया। तो ये जनरली कई बार होता है कि जब हम बनाते हैं सर्टिफिकेट तो बोर्ड में कुछ होता है, बाद में लगता है कि ये तो पापा के नाम या आधार में या उनके खुद के सर्टिफिकेट में जब उन्होंने बोर्ड किया 10+2 किया तो उसमें तो राय था, लेकिन जब हमने स्कूलिंग कर रहा था और जब हमने पास किया तो वहाँ यादव हो गया, इनका नाम तो राय है। तो अब ऐसे क्या करें, ये भी एक सिचुएशन आ रहा है आप लोगों के सामने। देखिए यही फाइनल होगा, भले उनके सर्टिफिकेट में राय है लेकिन आपने बोर्ड में भरा था 10th में यादव, राम पुकार यादव ही रहने वाले या राम कुमार यादव, वो कभी भी राय वाला सरनेम नहीं आ पाएगा जब तक कि आप बोर्ड में चेंज नहीं कराते हैं। दूसरी बात है, बोर्ड में चेंज कराना आसान नहीं होता। यह जानना भी जरूरी है कि अगर आपने चेंज करवाए हैं तो क्या वो चेंज सही में हुआ है या किसी ने फैब्रिकेट करके भी लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि लो भाई तुम्हारा चेंज करवा दिए हैं, लेकिन उसको देखना जरूरी है कि क्या बोर्ड में रियली में चेंज हुआ है कि कहीं कंप्यूटर से करके चेंज करके तो किसी ने आपके साथ गड़बड़ नहीं कर दिया है। तो ये भी जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि चेंज हो गया है, ये आसान नहीं होता है चेंज कराना। ठीक है, स्कूल से फॉरवर्डिंग करा के सब कुछ करा के करना होता। डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो भी वही मानना पड़ेगा, ये आपके पूरे के पूरी गलती का है। लेकिन जब आप आगे के क्लास में जाते हैं और इस तरह से अगर नाम में चेंज आ जाता है या लेटर्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। कई बार होता है ना, जैसे किसी का नाम जो है विश्वनाथ, आप पूछेंगे सर पापा के नाम में या आपके नाम में विश्वनाथ है लेकिन सर्टिफिकेट में W से लिख दिया है, सर क्या किया जाए। W से लिखा है, होना चाहिए था V से, तो क्या करे, या VI से लिखा है VEE होगा तो क्या होगा। देखिए इन सब समस्याओं का समाधान है एफिडेविट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लगाना है और जो सब सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं उसके पीछे उसको अटैच करना है, PDF डालना है और दोनों को अपलोड कर देना है। तो जो गलती मिस्टेक है वो आपके साथ अपलोड कर दिया है, एफिडेविट आपने बनवा लिया है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, देन फिर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। जहाँ भी मिस्टेक है उसको सोल्व करने का यही तरीका है। लेकिन कतई भी, जैसे सीटेट पास किए हैं आप लोग, DLED पास किए हैं और कहीं से आपके नाम में कुछ एक लेटर छूट गया है, कहीं फादर्स के नाम में कुछ छूट गया है, वैसे कंडीशन में आपके सारे सर्टिफिकेट जो या बोर्ड का सर्टिफिकेट जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा लीजिए एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट के आधार पे आपका होता है। ठीक है, देखिए मार्क्स को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, किसके आधार पे किया जाए। पिछली बार हमने आप लोगों का शिक्षक बहाली करवाया था जो कि नगर निकाय और होना था पंचायत से, हुआ भी। उसमें मैंने सीधा कहा था कि जिस भी सब्जेक्ट में फेल होने से, जिस सब्जेक्ट में फेल होने से आप फेल कर जाते हैं उस सब्जेक्ट को ऐड करके, जितने सब्जेक्ट होंगे ऐड करके और टोटल जो सब्जेक्ट जो ऐड किए जा रहे हैं उसके टोटल मार्क्स को ऐड करके डिवाइड करना है। ये इसका सीधा फॉर्मूला है। आपको ये सोचना नहीं है कि ऑनर्स जोड़ना है कि 3 आपको वो सब्जेक्ट जोड़ना है, सब्सिडी जोड़ाएगा। कई बार होता है कहीं ऑनर्स होता है, कहीं 3 सब्जेक्ट का होता है। हर सब्जेक्ट का एक ही कहानी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं था तो एक ही बातें मैं एक लाइन में कहता था, जो सब्जेक्ट के फेल होने से आप फेल हो जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट को ऐड किए जाएंगे और मार्क्स बनाए जाएंगे। क्योंकि कई बार होता था ग्रेजुएशन में 1600 पे, कई 1200 पे होता था और कई बार 800 पे होता था। तो वैसे कंडीशन में अलग यूनिवर्सिटी होती है, अलग अलग मार्क्स होता है। एक थंबनेल आपके सामने ने जो बोला है वही फाइनल और अंतिम है, उसके हिसाब से देखेंगे। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स पे हम बाद में आएंगे। एक एक करके पहले अपने तरफ से अपनी बातें हम पूरी करें, देन फिर हम आपको आगे के तरफ लेके जाएंगे।
तो ये आप लोग को इंटर करना था। फिर देखेंगे कि आपको आधार नंबर इसमें डालना है, मदर्स नेम हो गया, सिलेक्ट करना है आधार नंबर, पैन नंबर वगैरह, जो भी आपका इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आइडेंटिफिकेशन आपको बताने हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार दे सकते हैं या पैन। जो ड्रॉप डाउन में जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, चूंकि हमने यहाँ पे PDF रखा है आपके फॉर्म का, इसलिए यहाँ ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है। ड्रॉप डाउन के लिए अगर आप पैन रखेंगे तो पैन दिखेगा, अगर सपोज जिस जो भी रखते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखेगा। 3 में से आपके पास सेलेक्ट के लिए ऑप्शन दिया गया था, तो ये तीनों को सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से, जैसे मैंने जब ये PDF बनाया था, जब PDF बनाया है तो आप देखेंगे कि हमने इसमें तब हमने जो सिलेक्ट किया था, चूंकि हमने सिलेक्ट किया था आधार, इसलिए यहाँ पे आधार दिख रहा है कि प्लीज इंटर 12 डिजिट आधार नंबर। अगर हम सिलेक्ट करते ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर तो पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर आता। ठीक है, तो ये आपके साथ है। फिर आप उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आपका देखिए आगे है इंडियन सिटीजन में यस डाल देंगे, ड्रॉप डाउन में आएगा। उसके बाद आपको बिहार से आप है कि नहीं, ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है। बिहार के नहीं होंगे तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है कि इंटर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डिटेल्स जो है, जिसमें सर्टिफिकेट नंबर देना है और कब इशू हुआ है वो देना है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है और आपको बताने हैं। उसी के तहत आप देखेंगे कि कैटेगरी, आप पहले रिजर्वेशन ले रहे हैं तो EWS है, SC है, ST है, EBC है, BC है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर सिलेक्ट करना है कोड, जो भी है आपको ड्रॉप डाउन में उसमें दिखेगा, कास्ट आपको सामने लिखने हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, इशू डेट डालना है और फिर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये था आपके लिए, लेकिन इतना से आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके इशूज जो है शुरू हो चुके हैं। इशूज कहाँ कहाँ शुरू हुए हैं, पहले हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं, उनकी समस्या क्या है। और जो नोटिफिकेशन BPS से जारी किया है उस क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारे सर्टिफिकेट आपके मायके से बनना चाहिए। उसको लॉजिक को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लॉजिक नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जिसमें होता क्या है मैं बताता हूँ। विवाहित महिलाएं जो है, बहुत सारी महिलाएं बाहर से आई है, शादी होकर बिहार आ गई, एक यह है पॉइंट। दूसरा है कि आपके कास्ट की पहचान आपके फादर से होता है। आप किस कास्ट से हैं आपके फादर से डिसाइड होता है, और फादर से डिसाइड जब होता है आपके कास्ट का, तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने सर्टिफिकेट जो है कास्ट के या फिर नॉन क्रिमिनल या EWS अपने फादर के यानी मायके के एड्रेस पे बनवाइए। देखिए, उसका रीज़न एक है, कई बार जो है इंटरकास्ट मैरिज होता है, फिर कास्ट बदल जाता है। चाहे आप हो सकता है कि अनुलोम या प्रतिलोम, जो जनरली जो है एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, जो भी कास्ट में शादी करते हैं, अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो कास्ट जो है उसके हिसाब से, अगर आप हस्बैंड के आधार पर बनाने शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपका कास्ट फिर कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा तो कास्ट जो है क्योंकि फादर्स के हिसाब से बनता है। देखिए, इस पर तो हम बात डिटेल्स में कभी कर सकते हैं कि कई बार जो है मदर के आधार पे भी बच्चे का कास्ट डिसाइड होता है, लेकिन इसके लिए सर्कमस्टांसेज है कि बच्चे का लालन पालन मैक्सिमम में किसके साथ गुजारा गया है। लेकिन अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, जो जनरली चलता है उसमें फादर्स के आधार पे होता है। फादर के आधार पे जाति आपकी डिसाइड हो गई। 2 सर्टिफिकेट जो है, एक तो रेसिडेंशियल जो है आपको बनाना है मायके से, सारे सर्टिफिकेट बोला गया है। 2 सर्टिफिकेट जो है वो EWS नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। उसका रीज़न ये है कि आप यह मान के चलते हैं कि हस्बैंड के साथ आ गए, हो सकता है खुद कामकाजी हो ना हो, या जॉब में हो ना हो, या खुद प्राइवेट जॉब में, कोई भी सरकारी जॉब में हो ना हो। हस्बैंड हो सकते हैं कि जॉब में भी हो, या फिर उनकी बिजनेस हो, या कोई जो अपने व्यापार हो, जो भी हो, उसके आधार पे उनका डिसाइड होना चाहिए। जनरली तो यही माना जाता है, क्योंकि अब तक जब तक अनमैरिड है तो फादर के हिसाब से है, मैरिज होने के बाद जो है सो हम मदर के नाम के हिसाब से चलेंगे, ये हस्बैंड के हिसाब से चलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि कास्ट से डिसाइड होता है कि आप EWS में हैं या आप BC2 में हैं, या EBC में है या SC में है।
तो जब हमें EWS का लेना है लाभ और फादर जो है वो EWS में आते हैं, जनरल कैटेगरी के EWS में, तो वो तो डिसाइड वहाँ से हो सकता है, EWS में आते हैं। जब EWS कास्ट का डिसीजन जब होगा फादर के आधार पे, तो EWS कास्ट के आधार पे ही मिलना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि BC, BC2, BC1 या SC ST को देना है EWS का सर्टिफिकेट, मिलना ही नहीं है। तो ऐसे में कास्ट से डिसाइड होगा, कास्ट के बाद भले इनकम के आधार पे चलता है, तो इसीलिए फादर के नाम से हिसाब होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो BC2 में है जिसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसमें भी यही है कि जो भी BC2 के कास्ट कैटेगरी में आते हैं उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वहीं से बनना है, क्योंकि कास्ट का डिसीजन फादर हो रहा है। तो फिर बात आती है इनकम की, 8 लाख की इनकम होनी चाहिए। तो 8 लाख की जब इनकम होगी तो फादर तो हम वहाँ से चले आए शादी करके, फिर हस्बैंड के नाम से आधार पे कैसे होगा। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट क्या है कि चूंकि जाति का बेस जो है फादर है, इसीलिए जाति के आधार पे चूंकि सर्टिफिकेट दोनों बन रहे हैं, इसलिए मायके से ही सर्टिफिकेट बनेगा। अब रहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा रेसिडेंशियल तो हमारा यहाँ आ गया, आधार कार्ड यहाँ से बना लिया है, लेकिन चूंकि जाति और आवास आपका बनेगा फादर के यहाँ से, परमानेंट एड्रेस वहाँ से आ रहा है, इसीलिए आपको रेसिडेंशियल भी वहीं से बनवाना चाहिए। चाहे आपके आधार कार्ड में भले आपके हस्बैंड का नाम और हस्बैंड के एड्रेस पे हो, लेकिन आपको मायके के आधार पे ही होना है। अब चलिए, इसके लिए जो है जल्दी ही आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्लैरिफिकेशन क्लियर लिखा होगा, और उसके आधार पे जो भी अधिकारी या जहाँ भी दिक्कतें हो रही है आपको सर्टिफिकेट बनाने में, उसका सोल्यूशन भी उसमें क्लियर होगा। बस आप 1-2 दिन वेट करिए, 1-2 दिन में आपके सामने होगा सब कुछ न्यूज़पेपर में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से आप उसको दिखा के आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जहाँ भी मायके जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, भाई अब तो यहाँ हो नहीं, बनाना नहीं है, सभी क्लैरिफिकेशन जल्दी ही आपके सामने होगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि BPSC नोटिफिकेशन क्लियर किया हुआ था कि सारे सर्टिफिकेट आपको मायके से बनाना है, तो मायके से बनाना है। इसमें आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और एक तरफ नॉन क्रिमिनल EWS में नाम रहेगा फादर का, और फिर रेसिडेंशियल बनाएंगे आप अपने हस्बैंड के नाम से, तो वहाँ पे हो जाएगा गलत। और जिन्होंने गलती कर दी उसका क्या है गलती कर दी है, आपको एडिट करने का ऑप्शन है, आप वहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस अलग अलग आपका हो सकता है, दोनों एड्रेस आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका कोई भी कमेंट्स जो आ रहा है वो हम बाद में सभी के कमेंट्स लेंगे, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि हम कमेंट्स नहीं लेंगे। लास्ट में हम सभी के कमेंट्स जो है वो लेंगे, और लास्ट में आपके प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे। पहले एक एक करके आप जो प्रॉब्लम है उसको समझ लीजिए, ठीक है। कास्ट से संबंधित अगर कोई इशूज है तो भी आप बताइएगा, सर्टिफिकेट संबंधित कोई इशूज होगा तो वो भी बताइएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको सभी ड्रॉप डाउन में सारे सर्टिफिकेट को अपलोड करने हैं। फिर इसमें जो है आप देखेंगे कि आपको अपने मैरिटल स्टेटस जो है वो बताना है, वैवाहिक जो है मैरिड है, अनमैरिड है, और फिर मेल फीमेल, और फिर थर्ड जेंडर का आपको बताने हैं किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी है, उसमें ड्रॉप डाउन में आएगा एस, तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। EWS का है या फिर फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से अलग अलग है, हियरिंग का है, विजिबल है, उसके हिसाब से उनको एस में जो भी रिजर्वेशन का लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको आगे करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखेंगे, उसी का हम देखेंगे कि आगे का पार्ट है। एक सर्विसमैन के लिए भी वही है कि एक सर्विसमैन है तो यस, और है तो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो कैटेगरी भर दिया, सर्टिफिकेट हमने दिया जो वैलिड नहीं था, चाहे वो हो सकता है कि दिव्यांग जनों के लिए हो, या एक्स आर्मी मैन हो, या कोई कास्ट का हो, कि सर्टिफिकेट तो हमने कहा था कि चलो ये है, सर्टिफिकेट हम वैलिड नहीं हुआ। तो क्या अगर हम सपोज डैट कि SC कैटेगरी में है, हमने दिया भी और सर्टिफिकेट हमारा वैलिड नहीं है, तो हमारे साथ क्या होगा, हम अमान्य हो जाएंगे या हमारी पात्रता खत्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई सर्टिफिकेट के आधार पे अगर रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाते हैं तो आप सीधा समझ लेना है कि आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके लिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन मिसचिप करेंगे, कोई सर्टिफिकेट गलत लगाएंगे, या फिर आप कहेंगे कि मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है और आपने शपथ लेकर बोल दिया, नीचे आपने डिक्लेरेशन दे दिया और सर्टिफिकेट गलत है,
भले हो सकता है पुराना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत सर्टिफिकेट होगा तो फिर आप पे कार्रवाई हो सकती है। सर्टिफिकेट आप हमेशा सोच समझ के दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि सर्टिफिकेट हो सकता है कि अगर आपने लगाया है और पुराने के आधार पे, जैसे सर्टिफिकेट जो है EWS और इसको दोनों को समझ ले पहले, जो BC2 है या EWS, उनको किस समय का सर्टिफिकेट बनाना है, ध्यान से आप लोग सुनिए, किस समय का होगा। सबसे पहले ये समझ लेना है कि सर्टिफिकेट जो है आपको देखना है, देखिए 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 इस पीरियड के आधार पे आपका दोनों ही सर्टिफिकेट बनेगा, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट NCL और EWS, दोनों ही सर्टिफिकेट 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 के आधार पे, ये फाइनेंशियल ईयर के आधार पे आपके बनने चाहिए, और इसी के आधार पे आपका आकलन किया जाएगा कि आपके आय कितने हैं। ठीक है, जब EWS आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो सबसे ऊपर आपका लिखा रहा है 2023-24 के लिए मान्य, लेकिन नीचे जब बॉडी आप देखते हैं, जब अंदर पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि 2022-23, ठीक है, आपका लिखा रहता है 2022-23 के आय के गणना के आधार पे यह EWS सर्टिफिकेट संपुष्ट किया जाता है, दिया जाता है, लेकिन ऊपर लिखा रहेगा 2023-24 के लिए वैलिड। तो ये ध्यान रखना है कि यही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है EWS के लिए। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट में भी यही समझना है, लिखा होना चाहिए 2022 से 23 के आधार पे। एक साल से पुराने होंगे सर्टिफिकेट, वह मान्य नहीं होंगे और आपको करेंट बनाने पड़ेंगे, और चूंकि सर्टिफिकेट और इशू डेट भी आपको उसके हिसाब से देने हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा प्रयास सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट संबंधित और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको देखने हैं सर्टिफिकेट में क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं। जैसे है कि आपको दक्षता का परीक्षा है, दक्षता परीक्षा में आ जाते हैं। आपकी दक्षता परीक्षा है, किस वर्ष है, पात्रता का वर्ष है, कौन से आप दक्ष हैं, पेपर 1 में, पेपर 2 में, यानी कि आपको देखना है कि माध्यमिक के लिए है, उच्च माध्यमिक के लिए है, सब अलग अलग है। ठीक है, देखेंगे पेपर 2 यानी कि 10+2 के लिए है, और पेपर 1 9-10। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको देखा जाएगा कि किसके लिए आप मान्य है, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट नंबर ये सब अपलोड करने हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, जो कि सीटेट में हो सकता है, सीरियल नंबर है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा चेयरमैन सर ने कहा है कि नॉन एप्लीकेबल एनी आप लिख के, और ये केवल सीटेट और बाकी सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट है उसके लिए बात की जा रही है। और बात है कि आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपके पास मार्कशीट है, चलते हैं आगे, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम नेक्स्ट आगे ही करेंगे, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ये तो आपके सर्टिफिकेट जितने भी है स्टेट आपका उसके पेपर के हिसाब से आपको अपलोड करने हैं। स्टेट है, पेपर फर्स्ट है यानी 10+2 के लिए है, तो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट आपको ओके करने हैं और अपलोड करने हैं। फिर आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आपने बीएड किया है, बहुत सारे लोगों ने बीएड भी किया है, एमएड किया है, जो भी आपने पढ़ा है, बीएड, एमएड, एलएड जो भी किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन में आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करते जाना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे हैं जो 1 से 5 भी है, 9, 10 भी है, 11, 12 भी, तीनों कैटेगरी में आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ओके कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताया था, 10th बोर्ड में जो होगा वही आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। एड्रेस जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डाल सकते हैं, और उसके हिसाब से परमानेंट एड्रेस सेंसस जो कहा गया था उसके हिसाब से आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपको ये डिक्लेरेशन भी देना है कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें देना पड़ेगा यस। साथ में मेल आईडी, और ये भी मेल आईडी में आपको जाएगा कंफर्मेशन कोड, जो कि और फिर मोबाइल इंटर कंफर्मेशन कोड, इसको करने के बाद कैप्चा डालेंगे, फिर आपको सबमिट करना होगा, कंफर्म करना होगा कि क्या करना है। ये तो रही आपको फॉर्म की कहानी। लेकिन सर्टिफिकेट में आप चलते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट केवल मार्कशीट है, कोई भी लेवल का, शैक्षणिक हो प्रशैक्षणिक है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डोंट वरी, केवल आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है।
लेकिन मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो किसको डालना है? केवल और केवल सर्टिफिकेट को डाल दीजिएगा। सीटेट वाले को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और यदि सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है, केवल सीरियल नंबर डाल गया है, एने करके आप कर सकते हैं। जब कोई भी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास नहीं है तो उसके हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि सर्टिफिकेट आपके पास प्रोविजनल है तो क्या करें? प्रोविजनल डाल दें। ज़रूरत नहीं है कि आपको उसके लिए ओरिजिनल का वेट करना है। ओरिजिनल नहीं भी हो तो प्रोविजनल से काम। देखिए ओरिजिनल में एक स्टूडेंट है या आप में से बहुत सारे होंगे, प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट आया, उसमें नाम में मिस्टेक आ गया, मार्कशीट में नाम सही है, तो क्या करें? मार्कशीट वाला है वही सही है, और मार्कशीट वाला ही आंसर जो है, या सॉरी मार्कशीट वाले जो आपके नाम लिखे गए हैं वही सही है, उसी को अपलोड करिए, तब तक आप उसको एडिशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन इस आधार पे चलते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, कमेंट्स के आधार पे भी आपकी बात करेंगे और फिर प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो कमेंट्स जो भी है जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, तो देख लें कि आपका कमेंट्स कहाँ और किस लेवल तक पहुँचा है। सर्टिफिकेट अपलोड किया, मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए हैं और डीएलएड मार्कशीट अपलोड किया है, क्या होगा प्लीज़ सर बताइए। नेचर लवर, अच्छा हम फॉर्म डाल चुके हैं, सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है और सर्टिफिकेट डाल दिया लेकिन सर्टिफिकेट नंबर नहीं था, तो आपने क्या किया? मार्कशीट का नंबर डाल दिया, कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ नॉन एप्लीकेबल है अगर कुछ नंबर डाल दिए हैं तो पता ही है कि सर्टिफिकेट में नंबर नहीं आया है, इसलिए डोंट वरी, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भर दिए, एडिट करने का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। दूसरे राज्यों से हैं और पहले बिहार 1 से 5 में, देखिए जिनको भी पहले जो हमने बहाली करवाया था उसमें 1 से 5 में या कोई भी क्लास में आप लोग नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजित शिक्षक के बाद अगर चाहते हैं कि हम परमानेंट वाले में जाएं, तो चूंकि डोमिसाइल नीति लागू की गई है तो आपको मौके नहीं दिए जाएंगे, या मैं जो समझता हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं, ये आप समझ के रखिए। इसमें जो है आप देखेंगे कि फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो नियोजित वाले के लिए टीचर का डेजिग्नेशन कौन से स्कूल में है ये सब आपको सिलेक्ट करना है, साथ में आप 3 जो है आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, वो सब आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो डिस्ट्रिक्ट भी आप कई बार करते हैं कि जहाँ पे अधिक नंबर ऑफ सीट्स है वहाँ पे आप फॉलोअप करते हैं। देखिए आपको अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है जहाँ अधिक सीट है वहीं पे जाने की कोशिश करेंगे। आपको देखना है कि आपके घर के नियर बाई कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आपको लगता है कंफर्ट है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि जिस जिले में सबसे अधिक सीट है आपके डिस्टेंस काफ़ी है वहाँ भर दिए फॉर्म, ऐसा नहीं है। आपको 3 चॉइस है, 3 चॉइस के हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करिए। और क्या है, मैं एक महिला अभ्यर्थी हूँ, सीटेट पास हूँ, मूल रूप से झारखंड राज्य की रहने वाली हूँ, मेरी शादी बिहार में हुई है, क्या प्राथमिक शिक्षा वहाँ मुझे मौका मिलेगा, क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? देखिए ये इन चीज़ों को रोकने के लिए किया गया है कि आपको अपने मायके से ही सारे सर्टिफिकेट इशू करने हैं, इसीलिए बाहरी जो स्टेट से आए हैं शादी करके, मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ नहीं इसमें कमेंट करूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है उसके हिसाब से तो ना है इसमें। और क्या कमेंट्स है? देखिए मुझे लगता है अस्थाई में अपने, अभी चूंकि जो विवाहित महिलाएं हैं अपना अस्थाई में फादर का देना चाहिए, और रेसिडेंशियल जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो पति का दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे सर्टिफिकेट चूंकि बनने हैं पापा के यहाँ से, तो इसीलिए फादर का ही देना चाहिए। हाँ, जो ग्रेजुएशन में जो लोग सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मार्कशीट पे अप्लाई कर ले, मार्कशीट वहाँ पे दे सकते हैं। देखिए जो भी 8, 10, 21 का है, इसका मतलब है कि बहुत पीछे का एनसीएल है, आपको करंट एनसीएल तुरंत अप्लाई करके बनवा लेना चाहिए। और क्या है कमेंट्स? क्या हुआ है? अजय ने क्या लिखा है? 2019 में ईबीसी दिया है लेकिन मेरा BC2 है, क्या मैं अभी BC2 का फॉर्म फिलअप करूं? देखिए कई बार क्या हुआ था कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपने सर्टिफिकेट एनसीएल है या फिर कुछ जैसे रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और स्टेट में जैसे सपोज डेट कि स्टेट से आपने एग्जाम दिया था और गलती से भूलवश आप BC1 में आते हैं, BC2 आपने सेलेक्ट कर लिया था, तो क्या हम BC1 में आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपको ध्यान ही रखना है कि BC1 का जो कट ऑफ है वो हमेशा BC2 से नीचे जाता है।
ऐसे कंडीशन में अगर BC2 सेलेक्ट किया था, BC1 में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC1 में आप कैटेगरी में रियली में है। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप चूंकि स्टेट ले लिया BC2 से BC2 भर, नहीं, आप ओरिजिनल जिस भी कैटेगरी में आते हैं वही करिए, पहले वाला में नहीं करिए। हाँ, गलती कहाँ हो जाएगी, यदि आप SC कैटेगरी से लाभ लेने के चलते स्टेट एग्जाम पास कर जाए और फिर BC2 में हो, तो क्या हम SC कैटेगरी से पास किया हुआ सर्टिफिकेट पे क्या हम BC2 बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। बिकॉज क्या है कि आपने वो मिस्टेक जो किया है वो उसको कह सकते हैं ब्लंडर किया है, वैसे में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ BC2 सेलेक्ट हो गया है, स्कोर चूंकि ऊपर जाता है, BC1 में आप है, BC1 में कर सकते हैं, या SC में है तो SC में कर सकते हैं। और क्या है, हाँ, मम्मी के नाम में जो स्पेस छूट गया, मैंने स्पेस के बारे में ऑलरेडी कह दिया है, स्पेस छूटने से कुछ नहीं होगा। नाम एक साथ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी के नाम में देवी हो गया है, कुमारी था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक एफिडेविट से आपका काम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका डबल हो गया है तो पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन है वही मान्य होगा, और उसी को अगर एडिट करना होगा तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन को ही करिएगा, सेकेंड वाला आपका नहीं होगा। चूंकि 16/4/2023 में आपने सारे सर्टिफिकेट बनवाए हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। मार्च के बाद जो भी सर्टिफिकेट बने हैं सभी के सभी ठीक होंगे, बिकॉज आपका सारे सर्टिफिकेट बने होंगे 22-23 के आधार पे। और कुछ है सर? मैं बिहार में BC2 हूँ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल हूँ। देखिए, आपको बिहार के आधार पे जाना है, सेंट्रल के आधार पे नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको बिहार सरकार की बहाली है और डोमिसाइल के आधार पे है, इसलिए BC1 में है, BC2 में है, जहाँ भी है वहाँ सेंट्रल के आधार पे नहीं चलना है, बिहार के आधार पे जहाँ भी है वहाँ पे कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, अभी चूंकि नोटिफिकेशन आएगी, खुशबू राय, तो आपको EWS जो है पिता के यहाँ से बनेगी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? देखिए, MM के जगह IK अगर हो गया है, क्या नाम है, जूली कुमारी, I के जगह MM के जगह IK हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी बोर्ड में आपका सही होना चाहिए। अगर आपका स्टेट सर्टिफिकेट में कहीं पे मिस्टेक है, वर्ड को छूट गया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने हैं, बट साथ में एफिडेविट देकर बताना पड़ेगा कि फॉर्म तो आपने सही भरा था, लेकिन जब सर्टिफिकेट है या फॉर्म भरते समय गलती हुई है, तो भी आप उसको एफिडेविट से काम चला सकते हैं। हाँ अगर आपने स्टेट जनरल में क्वालिफाई किया है, EWS का लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर EWS से भी पास किया है स्टेट, और रियली में आप उसमें EWS में थे और आज जनरल हो गए हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उस समय आप EWS में थे, आज आप जनरल हो सकते हैं। तो जो जनरल EWS है, जो भी जिसमें कैटेगरी में जिस वर्तमान स्थिति में है, उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आप स्टेट पास किए जनरल से, आज EWS में है, तो EWS का लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट कॉमर्स 2022 का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया। जब सर्टिफिकेट नहीं आया, डोंट वरी, मार्कशीट अपलोड कर देना है। गलती क्या हो गई है? अंजना कुमारी, क्या स्टेट में गलती हो गई? लिखा नहीं उसने, गलती क्या हुई है? जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, ताकि आपके जो भी इशूज है वो जल्दी से मैं फ्लैग कर लूँ, आपको बता पाऊँ। नोटिफिकेशन में 9-10 के लिए ग्रेजुएशन था, लेकिन फॉर्म में PG मांग रहा है। नहीं, 9-10 के लिए PG नहीं मांग रहा है। आपको सिलेक्ट करना, जो ड्रॉप डाउन है उसके हिसाब से फिर से आप देख लीजिए, आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है फॉर्म भरने में। देखिए, EBC दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। करेंट ट्राई करिए, रेसिडेंशियल हो या EBC हो, SC हो, ST, ये सब बदलता नहीं है, जाति नहीं बदलती है, तो फिर आपका नहीं भी करेंट होगा, नो प्रॉब्लम। EBC जिसमें कि आय का कोई मतलब नहीं है, उसमें नॉन क्रिमिनल का कोई मैटर ही नहीं है, तो अगर पिछले साल अगर आप बनाए हैं तो कोई दिक्कत कहाँ है, क्योंकि वो तो बदलने वाली नहीं है। आपको EBC का मिल रहा है लाभ केवल और केवल उसके कास्ट के आधार पर, उस कैटेगरी में आप आते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट बिल्कुल केवल और केवल EWS और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है 22-23 के आधार पर अभी बन जाना चाहिए मार्च के बाद। अदरवाइज बाकी सर्टिफिकेट पिछले साल का होगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप चूंकि करंट है, अभी टाइम है, तो करंट में बनवा लीजिए। लेकिन कहीं भी ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आपने पिछले साल का दिया इसलिए आप नहीं है, क्योंकि कास्ट तो नहीं बदलने वाली है, आय बदलती है, इसलिए आय के आधार पर 2 सर्टिफिकेट जो है करंट चाहिए। लेकिन बाकी सर्टिफिकेट अपडेट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद ज्वाइन करना होगा तो लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आप कर ले तो अच्छा है। नहीं भी
हो पाता है तो डोंट वरी। देखिए जैसे होता है कि आपके मार्कशीट खो गए हैं या फिर सर्टिफिकेट खो गया है, नया आपने अप्लाई कर दिया है, नहीं निकल रहा है, लेकिन आपके पास जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। अगर जीरोक्स कॉपी है तो उसके आधार पे आप कर लीजिए। हाँ, कुछ दूसरा है कि आपके कमेंट्स तब तक आते रहेंगे, तब तक मैं आप लोगों को कुछ टिप्स जो है पढ़ने का बता दूं, क्योंकि आप सबके पास जो समय है वो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। कम समय में प्लस लाइए, इधर से कम समय में तैयारी करनी है, रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तैयारी जो है आपको कम समय में करना है तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपने जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है SCERT, यानी कि SCERT तैयार करती है मटेरियल, जो कि BTBC बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के यहाँ से किताब छपती है, और यही किताब के आधार पे आपको 1 से 5 की तैयारी करनी है। यानी 1 से 5 की तैयारी जो है आपको इसी के आधार पे करनी है। लेकिन याद रखेंगे कि BTBC की जो किताब है उसको आपको देखना है ही, लेकिन जो भी मैंने PDF आपको अवेलेबल कराए थे ऑनलाइन, उस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम 5 टाइम्स पढ़ लीजिए। और उसके अलावे आप BTBC की किताब के साथ ही NCERT की किताब जो है वो बहुत अच्छी किताब है, ख़ास तौर से 9, 10 और 11, 12 के लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और 1 से 5 के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री इस पोर्शन से देख लीजिए। और EVS के लिए आपके पास बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इन्वायरमेंट का कहाँ से पढ़ें, इन्वायरमेंट की मेरी PDF मेरे ही चैनल पे ऑलरेडी है अवेलेबल, आप जाइएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करते हैं, नहीं मिलता है, उसका सिंपल होता है कि टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद सर्च का ऑप्शन है, उसमें आप अगर हिस्ट्री डालेंगे तो हिस्ट्री के 2 PDF डाले गए, सीधे आपके पास आएगा, बहुत ईजी होता है। अगर इन्वायरमेंट डालेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यानी कि सभी सब्जेक्ट उसमें हमने दे दिया है, इकोनॉमी भी है। तो आप केवल सब्जेक्ट डालेंगे तो वहाँ पे आपके पास आएगा हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश का है वो भी है उसके पास अवेलेबल है। सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ से डाउनलोड करिए, पढ़ाई कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद अगर दिक्कतें आ रही है तो हाल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी PDF को लिंक दे दिया था, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही, कहीं कमेंट्स की ज़रूरत है कि आपको लगता है कि नहीं और मुझे कुछ चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप बताएंगे कि यहाँ से मुझे दिक्कतें हो रही है, चाहे इस सब्जेक्ट का चाहिए, उसके हिसाब से भी करेंगे, क्योंकि लगातार आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, और मुझे लगता है कोई अच्छे गाइड का भी थोड़ा अभाव रहा कि किस तरह से आपको भरना है, क्या करना है, तो ये मैंने इसके हिसाब से किया था। बुक जो पढ़ेंगे उसमें देखिए आप हमेशा 9 से 12 क्लास का केवल NCERT पढ़िएगा। अब कहेंगे कि NCERT और BTBC यानी SCERT की बुक में क्या है अंतर, देखिए दोनों में अंतर सिर्फ यह है, NCERT और BTBC दोनों सेम है, बट BTBC किताब में थोड़े से बिहार से कंसर्न चैप्टर्स जोड़े गए, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ध्यान दिया होगा, यदि कोई चैप्टर में कोई गलती है, ईयर में गलती है, NCERT मान्य होगा SCERT के बजाय, ये ध्यान रखिएगा। अगर फैक्ट में कहीं गलती होगी तो NCERT मान्य होगा, ये पहले भी चेयरमैन सर ने ट्वीट करके बता रखा था। तो अब चलते हैं कि आपको इसके हिसाब से किताब जो है पढ़नी होगी। देखिए बहुत नीचे क्लास से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 पढ़िए, उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन वह PDF निश्चित रूप से आप देखिएगा। इसके बाद हम लोग आपको टेस्ट सीरीज की शुरुआत करवाएंगे, और ऐप के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज होगी, 20-22 के हम लोग रखेंगे, लगभग 20+ आपके टेस्ट सीरीज कंटिन्यू होंगे, क्योंकि MCQ कंटिन्यू करेंगे तो उससे आपका फायदा होगा। बाकी जो है मिशन 50, मिशन IS पे आपके डेली लाइव क्लासेज आ रहे हैं, 3-4 में MCQ, उसको तो बिल्कुल ही देखिए, क्योंकि उसको कंटिन्यू देखेंगे, चूँकि उस लेवल पे बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, तो उससे आपको मदद मिलेगी। तैयारी में यही सब आपको ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स कहेंगे कितने साल तक का, कितने समय तक का देखना है, तो मेरे हिसाब से करेंट अफेयर्स जो है ऑलमोस्ट 10 महीने का देखेंगे तो आपका काम हो सकता है। जुलाई, चूँकि अगस्त में एग्जाम देना है, जुलाई तक आपको देखना है, जुलाई एंड तक का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो टोटल आपको सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर से सितंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 इस पीरियड का आपको देखने हैं करंट अफेयर्स।
क्योंकि करेंट से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इस पीरियड को आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब रही बात कि सर टाइम नहीं है, नहीं देखने का टाइम इसकी पीरियड का भी हम तैयार करा रहे हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। जो हमारे कांटेक्ट में है उनको हार्ड कॉपी भी संस्थान से मिल जाएगी। तो ये आपको करंट की भी जो है इधर चिंता नहीं करनी है, करंट का भी हम मैक्सिमम प्रोवाइड करवाएंगे। अब है कि आपको लगता हो कि कहाँ से पढ़े करंट। देखिए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो है, एक तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी से पढ़ लीजिए, दूसरा है घटना चक्र, ये अपनी परीक्षा मंथन कर लीजिए। परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिए तो आपका काम जो है हो जाएगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा करंट के लिए, तो वहां से आप कर लीजिएगा। देखिए 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप एग्जाम दे जा रहे हैं। मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, 1 से 5 वाले रीजनिंग का कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। साइंस से क्वेश्चन कंटिन्यू आप देखेंगे कि अधिक क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। ये 5 सेक्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है और हमेशा ट्रेंड जो रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी तय करिएगा। लेकिन प्रायोरिटी में अपना हमेशा याद रखिए, 1 से 5 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, रीजनिंग मैथ को प्रायोरिटी दीजिए, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है जो 1 से 5 के लिए है, लेकिन जो रखे हैं सोशल साइंस 9-10 वाले उनको पढ़ना है, एंशिएंट और मेराइवल हिस्ट्री भी पढ़ना है। केवल उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप करिएगा। कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि जल्दी ही हम 1-2 दिन में फिर से आपके साथ जब भी प्रॉब्लम होगी मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों को तैयार करूँगा एग्जाम के लिए और मोटिवेट करूँगा कि आप अपनी तैयारी करिए। देखिए समय आपके पास 2 महीने से भी कम बचे। करें क्या? बिल्कुल ही स्थिर माइंड से 8 से 10 घंटा पढ़ाई करिए। रिवीजन जितना अधिक हो सकता है कीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर रिवीजन करेंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। साथ में निगेटिव से कैसे बचना है उसकी वीडियो भी हम दे देंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें बता देंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आज का जो मुद्दा था वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। फॉर्म को कैसे भरना है, सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है तो क्या करें, एने करके काम करें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है मार्कशीट से करें, सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो भी हो जाएगा। EWS नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा विवाहित महिलाओं का, किस पीरियड का होना चाहिए, क्या लिखा होगा। उसके साथ ही SC ST बाकी का कैसे बनेगा वो भी मैंने बता दिए। सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड अपलोड करने हैं वो आपको ड्रॉप डाउन में जाके करना है। गलती हो जाए एडिट करने का ऑप्शन है, आप उसको एडिट करके आप सुधार सकते हैं। और अगर नाम में मिस्टेक है वही मैंने बता दिया, आपके नाम में हो, फादर में, मदर में हो, स्पेस गायब हो, कोई लेटर्स नहीं हो, या बिल्कुल सरनेम ही चेंज हो गया हो, तो भी कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। जो बोर्ड में है उसके आधार पर जाना है। आधार कार्ड में रेसिडेंस एड्रेस कुछ और है, हमने अभी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय कहीं कुछ और एड्रेस बनाया। डोंट वरी, क्योंकि आप आधार को हो सकता है कि आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बनाए और परमानेंट एड्रेस जो है आपका जहाँ पर होगा वहीं पर रहेगा। बोर्ड में अगर आपका एड्रेस कहीं और था और आज कहीं और है, डोंट वरी, क्योंकि आपका चेंज हो सकता है एड्रेस, इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बाहर से पढ़ाई की है, बिहार के हैं, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ रेसिडेंशियल बनेगा, कास्ट यहाँ से बनेगा। भले आपने बोर्ड बाकी ग्रेजुएशन बाहर से की है, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टेट सर्टिफिकेट में जो भी आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक कन्फ्यूजन आपके सामने और भी है। 9-10 के लिए जो सोशल साइंस है क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 2 बार स्टेट ने एग्जाम लिया, एक बार चारों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। जब फिर से एग्जाम से हुआ तो उसमें जो सब्जेक्ट रखा गया था वहीं पे था। चूंकि फॉर्म भरने में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो अपने क्लियर था चेयरमैन सरकार के स्टेट में जो है वही रहेगा। लेकिन अब जबकि समय कम हो रहा है, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मैं जो समझता हूँ साइंस में भी वही है कि केवल आपने 2 सब्जेक्ट रखा होगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ के हम जाएँ क्या। स्टेट में तो आपने 2 रखा था, पहले तो 4 रखा था, लेकिन अभी के हिसाब से जो मुझे लगता है कि स्टेट में जो सर्टिफिकेट है उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए बाकी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि GS में भी तो आपको पढ़ना है। तो इतनी सारी तमाम चीज़ें थी। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है और लगता है कि कुछ पूछा जाना चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ आपके प्रश्न को जवाब देने के लिए। सर जी, मैं गीता अनुसूचित जाति महिला
से हूँ। मेरा बीए में 45.8 फॉर्म नहीं डाली हूँ, क्या करे, कृपया इसका समाधान देखिए, मार्क्स को लेकर क्लियर कर बता दिया गया था कितना % होगा। इसमें क्या होता है कि यदि 0.5 से ऊपर होता है तो उसको काउंट कर लिया जाता है लमसम में। यानी मान लेते हैं कि आपको 55% लाना है और 54.56 हो जाता है तो 55 में काउंट हो जाता है। पिछली बार हमने बहाली करवाया था क्लियर कट, आप मेरे वीडियो उस समय भी देखे होंगे जो लोग शिक्षक अभ्यर्थी थे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने उस समय ही क्लियर कर दिया था। क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि किस तरह से सर्टिफिकेट होंगे, क्या होंगे, कहाँ से पढ़ा है, तमाम बिंदुओं पे आपको बताई गई थी। और हम तब तक आपके साथ लगे हुए, जुड़े हुए हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। यानी कि एग्ज़ाम के समय तक भी हम आपको बताएंगे किस तरह से गाइड करने हैं, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या सावधानी रखनी है, पढ़ने के समय क्या क्या सावधानी रखनी है, तमाम तरह की बातों को लेकर फिर से हम आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव मूड से पढ़ाई करिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचे हुए हैं। पॉजिटिव माइंड से जाइए, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। बहुत घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एंजाइटी और फियर्स नहीं लानी है, और आपको पॉजिटिव के साथ पढ़ना है। और जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ेंगे काफ़ी होगा। हाँ, साथ में अभी आपको अपने मोबाइल को साइड में रख देना है, क्योंकि मोबाइल को अगर यूज करेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। मोबाइल को करना है यूज 2 घंटे काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 घंटे यूज करें, वो भी MCQ जो लाइव क्लासेज हो रहे हैं उसी के लिए। इसके अलावा मत करिएगा, और देर रात तो बिल्कुल नहीं करिएगा। आपको हमेशा जो भी इस पीरियड में, जब आपको 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद 9 बजे 10 बजे के बाद बिल्कुल कभी भी इधर उधर नहीं देना चाहिए टाइम। 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक के बाद कभी भी कहीं पढ़ना की जरूरत नहीं है। 2 घंटे लाइव क्लास, बाकी मोबाइल को साइलेंट करके रख देना है, कभी यूज नहीं करना है मोबाइल को। मोबाइल यूज करेंगे, मोबाइल ही देखते रह जाएंगे, परेशान होंगे, न्यूज़ देखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग टाइप से न्यूज़ आते रहते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी पे फोकस करने के लिए जरूरी है मोबाइल को साइड करिए, क्योंकि मोबाइल साइड नहीं करिएगा तो रिजल्ट आपको साइड कर देगा। बेहतर है कि मोबाइल को अभी साइड कर लीजिए 2 महीने के लिए, फिर आप रिजल्ट में आ जाइएगा, फिर मोबाइल यूज करते रहिएगा। लेकिन मोबाइल जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत घातक है। लेकिन 2 घंटे जो यूज करने मोबाइल, उसमें कहीं कॉल करने हैं, कॉल आने हैं, जो भी करने हैं, लेकिन मोबाइल को काइंडली आप लोग साइड कर दीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। बाकी चीज़ें हम आपको फिर बताएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। तैयारी करिए, रिवीजन करिए, फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे।